हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रेड। सो फाइनेंशियल अवेयरनेस का सिलेबस अगर हम देखें तो कुछ भी डिफाइंड नहीं रहता है, एक हाइप बना हुआ रहता है दैट कोई बोलता है कि इतना करने से एग्जाम क्रैक होगा, कोई बोलता है इतना करने से होगा, कोई बोलता है कि कुछ भी कर लो एग्जाम क्रैक नहीं होगा ढंग से, मतलब फाइनेंशियल अवेयरनेस में स्कोर नहीं कर सकते। सो आज के सेशन में हम लोग इसी टॉपिक को देखने वाले। रीजन बिहाइंड दैट इज जो स्केल टू स्केल 3 पोस्ट होता है इसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस का वेटेज आरबीआई सर्कुलर पूछ रहे हैं या फिर बैंकिंग नॉलेज प्रैक्टिसेस के बारे में पूछ रहे हैं या फिर गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़े तो पढ़े क्या, एक कॉमन क्वेश्चन रहता है। क्योंकि इंडिविजुअल आप कुछ करने गए, जैसे आपने सोचा प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस स्टैटिक पार्ट पर पढ़ लेते तो उसका कोई लिमिटेशन नहीं, 6 महीना पढ़ते रहो। अगर आप फाइनेंशियल न्यूज के बारे में पढ़ने जाओगे तो उसका भी लिमिटेशन नहीं है, 6 महीने का करोगे बहुत टाइम लगेगा। आरबीआई सर्कुलर्स का कोई लिमिटेशन नहीं है। तो हम क्या एक अप्रोच लगाएं कि हमारा मिनिमम मार्क्स आ जाए, बिकॉज एग्जाम से एक दिन पहले ऐसा सिचुएशन जरूर आ जाता है कि अपन को इनसिक्योरिटी फील होता है दैट मेरा मिनिमम मार्क्स भी क्रैक होगा या नहीं होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ मैंने कितना भी पढ़ लिया तो भी। अगर हम बात करें कि एग्जाम देने के बाद भी यही फील रहता है कि ये काश टॉपिक हमको पहले से समझ में आता है तो ये अप्रोच हम लोग फॉलो कर पाते। तो अभी लास्ट डेज बचा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट डेज रहता है, जो अप्लाई करते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाता है लास्ट डेज में। तो ये स्पेशलिटी तो आज सेशन में हम लोग देखने वाले कि स्कोर मिनिमम कितना करना है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन ऑब्वियसली आपके साथ आएगा कि यार लेट्स छोड़ो इस बात को और हम एकदम मिनिमम मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं। ठीक है, एक अप्रोच रहता है कि कवर करना कितना है, जो प्रैक्टिकली आप कवर कर पाओ। ठीक है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसे तो फाइनेंशियल अवेयरनेस पूरा सिलेबस मैं आपको बता दूं, बट आप कवर कितना कर सकते हो एक्चुअली, है ना। और आरबीआई सर्कुलर का वेटेज कितना है, क्योंकि आरबीआई सर्कुलर्स का एकदम हाइप बनता है तो आरबीआई सर्कुलर्स ही करे जाते हैं, है ना। क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, कितना मिल रहा है ये भी जरूरी है, और अप्रोच क्या करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आएंगे, फिर लगेगा 2 साल पुराना आ गया, राइट। स्टैटिक बैंकिंग का वेटेज क्या है, क्योंकि यार स्टैटिक बैंकिंग का तो कुछ लिमिटेशन नहीं है, करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो वेटेज क्या है, अप्रोच क्या होना चाहिए उसके बारे में समझेंगे। और गवर्नमेंट स्कीम्स का वेटेज, अगर हम गवर्नमेंट स्कीम की बात करें तो वो भी बहुत सारी, अगर आप ऐसे लिस्ट निकाल के बैठोगे तो बहुत ज्यादा है। तो उसमें आप सबका डेट याद रखने लग गए, एज लिमिट याद रखने लग गए, डेटा याद रखने लग गए, तो वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम कैसे अप्रोच बनाएं और कैसे मिनिमम नंबर निकाल के आए इस एग्जाम में, ठीक है, इसके ऊपर सेशन होने वाला है। तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत हेल्प होगा। जिसने बैच में एनरोल नहीं करा, आप लोग बैच में एनरोल कर लो, क्योंकि लास्ट डेज में जो भी इंप्लीमेंटेशन होता है वो डेफिनेटली आपको बेनिफिट उसका मिलता ही मिलता है। एग्जाम टाइम पर एक अप्रोच बन जाता है, मोर ओवर एक प्रिसाइज कंटेंट मिल जाता है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। एनरोल करने के लिए आप लोग जब भी वीडियो को देख रहे हो, रात में देख रहे हो, तो भी व्हाट्सएप करके एनरोल कर लो एंड अपना फास्ट ट्रैक प्रिपरेशन कर लो। 999 में फाइनेंशियल अवेयरनेस टेस्ट सीरीज का कॉम्बिनेशन है। और उसके अलावा हम बात करें 1399 में आप लोगों के लिए इसमें क्वांट रीजनिंग भी एडिशन है और कंप्यूटर अवेयरनेस भी एडिशन है, सब कुछ एडिशन है। तो उसका बेनिफिट ये मिलेगा, लास्ट मोमेंट पर भी हैंड्स ऑन करने के लिए तो चाहिए ना, लास्ट मिनट में भी मैराथन सेशंस रहेंगे तो रिवीजन भी हो जाएगा और हैंड्स ऑन भी हो जाएगा। अगर प्रिपरेशन पहले से नहीं है तो भी कुछ टॉपिक्स तो अच्छे से हो जाएंगे, कम से कम की मिनिमम नंबर निकालते हुए आ जाए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 1399 वाला जो क्रैश को जो फुल एक्सेस है उसकी तरफ जाना, क्योंकि एक सब्जेक्ट से 200-400 रुपए में कॉम्प्रोमाइज करने से कोई सेंस नहीं है। सारे सब्जेक्ट्स का कनेक्टिविटी मिलता है, वो बढ़िया रहता है। तो व्हाट्सएप करना है, जब भी इस वीडियो को देख रहे हो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है, ठीक है। अपना मेल आईडी और बैच का नाम मेंशन जरूर करना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि यार सिक्योर मिनिमम मार्क्स हम लोगों को करना है तो कितना करना है, बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पैटर्न, उससे प्रीवियस ईयर पैटर्न और उससे पुराने पैटर्न को भी एक बार थोड़ा सा हम रफली डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें सिक्योर स्कोर मिनिमम मार्क्स करने की, तो लास्ट ईयर जो हमारा अप्रोक्स कट ऑफ गया था सेक्शनल फाइनेंशियल अवेयरनेस की, मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा। रीजन ये कि एक माइंडसेट ना बने, तो आप समझ लो 1 से 3 मार्क्स की रेंज में अगर जाता है, ठीक है। तो सेक्शनल कट ऑफ अगर आप टारगेट करना चाहते हो, यार मेरा सेक्शनल निकल जाए, बाकी सब्जेक्ट्स पर मेरा कमांड अच्छा है, तो आप 1 से 3 नंबर टारगेट करोगे। अब 1 से 3 नंबर लाने के लिए कुछ ऐसा क्राइटेरिया तो है नहीं कि यहीं से क्वेश्चन आएगा, पढ़ना तो थोड़ा वास्ट ही पड़ेगा, जब जाकर इतने नंबर भी आएंगे, ठीक है। इजी कितना पढ़ना है और डेप्थ में कितना पढ़ना है, ये अपन जरूर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो सेक्शनल कट ऑफ बहुत कम जाता है, ध्यान रखना। पेपर थोड़ा सा डुएबल आया तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो आपसे भी क्वेश्चन बनेंगे। तो अप्रोच ऐसा रखना है कि पेपर थोड़ा सा डुएबल भी आ गया इस बार, तो हम लोगों से क्वेश्चन बने, ऐसा नहीं हो कि हम माइंडसेट रख ले कि 1 से 3 नंबर ही लाने, ठीक है। तो पेपर डुएबल रहेगा तो आपको भी स्कोर करना है। तो एग्जाम में एक चीज ध्यान रखना कि आपसे है ना 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर का टारगेट बिल्कुल नहीं रखना है। पेपर इजी रहा तो सबसे बनेगा, पेपर इजी नहीं रहा तो आपको भी अच्छे नंबर लेकर निकलना है, क्योंकि कैंडिडेट्स कहां करेंगे, नेगेटिव मार्किंग करवाएंगे, ठीक है। तुक्के वाला पार्ट भी मैं आपको सेपरेटली बताऊंगा कि कैसे तुक्के लिए जाते, कब लिए जाते, किस कंडीशन पर लिए जाते। अब अगर हम बात करें टिप्स टू स्कोर मिनिमम मार्क्स, ठीक है, तो सबसे पहला माइंडसेट कि हम लोग मिनिमम को टारगेट करेंगे। अगर पेपर टफ आ रहा है तो हमसे अगर 5 क्वेश्चन बन रहे हैं तो 5 क्वेश्चन बना लो, यही एक इंटेलेक्चुअली
आपका करेक्ट डिसीजन रहेगा वहां पर कि 5 क्वेश्चन बना लो, नेगेटिव मार्किंग मत करवाओ कि हम लोग नेगेटिव मार्किंग करवा रहे हो, 2-3 नंबर आ रहे हो, कभी कट ऑफ 3 3.5 नंबर गया तो हमारा नहीं निकल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। 1-1 2-2 नंबर से बहुत इंपॉर्टेंस बनता है। तो मिनिमम नंबर आ रहा है तो वहां पर फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है, डिसअपॉइंटेड नहीं होना। पहला पॉइंट। अगर अच्छा पेपर जा रहा है, ठीक है, अच्छा पेपर जा रहा है तो आप लोगों का अप्रोच क्या रहना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल अवेयरनेस पर कितना कवर करना है। यहाँ पर आरबीआई सर्कुलर, स्टैटिक और गवर्नमेंट स्कीम की हम सेपरेटली बात करें तो लास्ट ईयर का अगर अपन ट्रेंड देखें ना तो फाइनेंशियल अवेयरनेस अवेयरनेस मतलब करंट में से जो फाइनेंशियल अवेयरनेस न्यूज में चलता है उसके ऊपर अप्रोक्स 8 से 9 क्वेश्चन आए थे। 8 से 9 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अप्रोक्स अप्रोक्स बोल रहा हूं मैं क्योंकि लास्ट टू लास्ट ईयर का भी मैं काउंट कर रहा हूं। तो 8 से 9 क्वेश्चन अगर अप्रोक्स आए थे तो उसमें कुछ क्राइटेरिया तो ऐसा रहेगा कि आप आपसे बन सकता है, बहुत इजी टू डू दिया है, और एक कुछ क्राइटेरिया ऐसा रहेगा कि आपने कितना भी पढ़ा होगा, डेप्थ में नहीं पढ़ा तो नहीं बनेगा। 2 क्राइटेरिया से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब करंट से फाइनेंशियल न्यूज से अगर आपसे 8 से 9 क्वेश्चन आए, लेटेस्ट मंथ से यह आता है ज्यादा, तो अगर आपसे डेटा आता है तो ऐसा नहीं सोचना है कि 8 से 9 नंबर हम पूरे टारगेट कर लेंगे। 8 से 9 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें बात समझो लास्ट ईयर कितने क्वेश्चन इजी डुएबल थे। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन सेट भी बता देता हूं। तो देखो यहां पर जो डुएबल था वो यूपीआई के ऊपर 2 क्वेश्चन थे, लिमिट के ऊपर क्वेश्चन था, तो उसने आपको एग्जामिनर ने दिया कि आप इजी टू स्कोर कर लो, ठीक है। जिसने थोड़ा बहुत फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ा था करंट वाला वो बना लेगा इन क्वेश्चन को, लेकिन वो डिसअपॉइंट होगा ये सोचकर कि यार फाइनेंशियल अवेयरनेस से मेरे इतने ही क्वेश्चन बने, नहीं तो आप आपका टाइम पूरा क्या करोगे, फाइनेंशियल अवेयरनेस में डाल दिया और नंबर तो इतने ही आ रहे है ना, 8 से 9 क्वेश्चन आ रहे, फिर आप स्टक हो जाओगे। तो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग इज यहाँ पर यूपीआई के ऊपर 2 क्वेश्चन इजी आए थे, इजी टू डू बता रहा हूं मैं आप लोगों को। एक आरबीआई एच के बारे में आया था, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के बारे में, तो बेसिक जो न्यूज में चल रहा था उसी के ऊपर पूछ लिया था। एक क्वेश्चन आपका ब्रिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बारे में आया था, जो रेटिंग एजेंसीज का था। ब्रिक्स इंडिया ये भी न्यूज में था, इसको बैन कर दिया था। एक मास्टर कार्ड के ऊपर क्वेश्चन आया था, इसको भी बैन कर दिया था, या फिर इसको कुछ लिमिट के बारे में कुछ क्वेश्चन आया था, न्यूज में था, करंट न्यूज में था, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो करंट न्यूज से थे, जो कि डुएबल थे, इजी थे। तो अगर आप माइंडसेट रख के गए ना कि हमने पूरा पढ़ लिया फाइनेंशियल अवेयरनेस 2-3 महीने का, करंट 2-3 महीने का अगर हमने पढ़ लिया, सितंबर जुलाई अगस्त पढ़ लिया, तो क्वेश्चन 4-5 तो ऐसे रहेंगे जो इजी टू डू रहेंगे। तो ये माइंडसेट रखना कि ऊपर ऊपर से भी हमने वन लाइनर भी पढ़ा है थोड़ा थोड़ा, तो हम इतना बना देंगे, डेप्थ में नहीं जा पाए, क्योंकि एंड मोमेंट पर ऐसा सिचुएशन आएगा यार डेप्थ में जाएंगे तो यार हमारा 10 दिन का भी कवर नहीं होगा, और ऐसा भी मोमेंट्स आएंगे कि हम लोग मतलब छोड़ भी नहीं सकते, छोड़ेंगे तो कभी रिस्क पे आ जाएंगे, है ना। तो ये चीज रहेगा कि डुएबल आप लोगों को कम से कम 4-5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। अब 4-5 क्वेश्चन आप लोग इजी वाले कर सकते हो फाइनेंशियल करंट रिलेटेड में से, ये अप्रोच हो गया। बाकी कुछ क्वेश्चंस रहते जैसे कि स्कोर्स के बारे में आया था, तो स्कोर्स में एस को एक्सपांड करके बताओ क्या होता है। तो यार आपने प्लेटफॉर्म के बारे में पढ़ लिया कि स्कोर्स क्या प्लेटफॉर्म करता है, लेकिन अब आपने फुल फॉर्म थोड़ी पढ़ा उसका, ठीक है, डिटेल में फुल फॉर्म नहीं पढ़ा, तो वहां पर क्वेश्चन बनेगा नहीं। आपसे इंडो नेपाल रेमिटेंस के बारे में पूछ लिया, आपसे अगर इन्वेस्टमेंट इन ऑस्ट्रेलिया, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आया उस टाइप के क्वेश्चन से पूछ लिया तो आप तो अटक जाओगे। तो ये था तो फाइनेंशियल न्यूज से, लेकिन ये डेप्थ में पूछे गए थे। अब डेप्थ में इसलिए इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप इनके ऊपर ज्यादा फोकस करो, मेन फोकस पहले करना है कि यार 4-5 इजी नंबर हम निकाल लें, सेफ साइड पर आ जाए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2-3 महीने का फाइनेंशियल न्यूज, फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रॉपरली पढ़ना है। बैच के अंदर, क्लास के अंदर भी अपन यही करवाएंगे, क्योंकि हम लोग जो अभी मॉड्यूल बना रहे हैं, आप लोग बोलते हो ना कि सर कैप्सूल पूरा बना के दे दो, तो यार मैं आपको 500 पेज का कैप्सूल दे दूं, पूरा गवर्नमेंट स्कीम्स अगर डाल दूं एक साथ, तो गवर्नमेंट स्कीम ही 30-40 हो जाएगा। एग्रीकल्चर के ऊपर ही 15-20 स्कीम से, तो मैं आपको एमएसएमई का स्कीम दे दूं 15-20 एग्रीकल्चर का दे दूं, तो आप तो वहीं स्टक हो जाओगे याद करने में, फिर आपको क्या लगेगा यार क्वेश्चन तो 3 ही आए। तो इसलिए मैं आप लोगों को पूरा कैप्सूल अभी से नहीं दे रहा हूं, मैं आप लोगों को लास्ट के 7-8 डेज में पूरा हैंड टू हैंड रिवाइज कराते हुए, याद कराते हुए, टास्क देते हुए करवाते चलूंगा, क्योंकि मुझे समझता है इस बात को कि आप लोगों को एग्जाम के एंड टाइम पर बहुत प्रेशर रहेगा दूसरे सब्जेक्ट्स का भी, तो इसको कम टाइम पर अच्छे से करना हमारा मोटो है। ध्यान दीजिएगा, कम टाइम पर अच्छे से करने का मोटो है। व्हाट्सएप करना, अगर आपने बैच में एनरोल नहीं करा है, कोशिश करो कि साथ में लगकर आप भी प्रिपरेशन करके अपना टाइम, मतलब टाइम को यूटिलाइज कर लो, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है, राइट। तो अब अगर हम बात करें कि सर ये तो आपने बता दिया दैट 4-5 हमारे क्वेश्चन जो इजी आएंगे वो बेस्ड ऑन हमेशा का पैटर्न है, थोड़ा इजी का क्वांटिटी भी बढ़ा दिया, अगर उसने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 8-9 क्वेश्चन दे दिए, 10 क्वेश्चन दे दिए आउट ऑफ 40, तो भी आपका विन विन सिचुएशन है। पेपर इजी हुआ तो भी हमसे बन जाएंगे वो, और पेपर टफ हुआ तो भी 4-5 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन, जितना मिनिमम हम निकाल सकते इतना तो फाइनेंशियल न्यूज से ही निकाल लेंगे। अभी तो आरबीआई सर्कुलर बचा है, गवर्नमेंट स्कीम बचा है, स्टैटिक पार्ट बचा है, तो ये पार्ट भी तो हम स्कोर करेंगे। एक वाइज स्ट्रैटेजी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं,
तो यहाँ पर यही फॉलो करना है दैट 4-5 नंबर आप लोगों को टारगेट करना है। तो अपर भी पढ़ोगे, डेप्थ में नहीं पढ़ोगे तो भी आप लोगों के मार्क्स निकल सकते हैं, लेकिन कंप्लीट पढ़ना है। फिर वहां पर अपने क्राइटेरिया बांध लिया ना कि इससे रिलेटेड नहीं पढ़ रहे, सेबी से रिलेटेड नहीं पढ़ रहे, तो फिर अटक जाओगे। फिर कंप्लीट पढ़ना है, मतलब कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। फिर अपन ने जैसे 100 पेज का बनाया ना, तो 100 पेज का पूरा पढ़ो, फिर वो जरूरी है ना, वो समझते हुए भी चलना तो याद रह जाएगा दिमाग पर। आरबीआई सर्कुलर का वेटेज कितना होता है, क्योंकि सभी कैंडिडेट को क्या लगता है आरबीआई सर्कुलर से ही पूरे क्वेश्चन आ जाते हैं। आरबीआई सर्कुलर से आपको अप्रोक्स 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। आप यानी कि अगर हम अपन बात करें तो समझ लो 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में आ जाएगा, किसी सर्कुलर प्रोविजन के बारे में आ जाएगा। तो उसमें भी 2 कैटेगरी चलेगा, इजी टू डू। एक तो होगा जो अपर लेवल पर आ गया कि लास्ट डेट क्या है, लिमिट कितना कर दिया है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया तो आपने बना लिया। फिर आरबीआई सर्कुलर में अगर डेप्थ में चला गया वो, तो आपसे नहीं बनेगा। तो ऐसा माइंडसेट रखना है कि यार आरबीआई सर्कुलर में भी हम लोग इतना वेटेज दें कि यार अगर हम डेप्थ में जाएंगे तो फिर तो कोई लिमिटेशन नहीं है, देखो। और डेप्थ में भी किस सिलेक्टेड टॉपिक्स पर जाना है तो वो मैं आपको इंटरनली वैसे भी बताऊंगा। तो डेप्थ में जाओगे तो यार अटक जाओगे, 1 महीने का भी नहीं कर पाओगे। पूरे डेप्थ में जाओगे, उसको सर्कुलर के अंदर भी जाते जाओगे, उस टॉपिक का पूरा हिस्ट्री निकाल लोगे तो टाइम ही निकल जाएगा पूरा। तो इसलिए हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि इजी टू गेन मार्क्स पहले अप्रोच कर लेना है। तो अगर हम बात करें ना आरबीआई सर्कुलर से, तो अगर 4-5 क्वेश्चन भी आए तो 3-4 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आप बना सकते हो, लेकिन प्रॉपरली आपने याद कराओ। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है, इजी टू डू बता रहा हूं मैं आपको, तो यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन ये होता है कि आप फाइनेंशियल अवेयरनेस इतना पढ़ लेते हो कि एंड मोमेंट पर आकर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इसका लिमिट क्या था, इसका नेटवर्थ का मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है। इस टाइप के क्वेश्चन पर आप अटक जाते हो, क्योंकि आपने फिर उस पर उस तरीके से ध्यान नहीं दिया, है ना। तो हमारा अप्रोच सही रखना है हमको एग्जाम में पढ़ने का। कम टाइम बचा है, कम टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है। 3 से 4 क्वेश्चन आरबीआई सर्कुलर के आते हैं। कोई भी कैंडिडेट पूरे आरबीआई सर्कुलर के भरोसे नहीं रहेगा कि 40 क्वेश्चन में से हमको 15-20 क्वेश्चन आ जाएंगे। ऐसा अभी तक हुआ तो नहीं है। अगर होता है तो फाइनेंशियल अवेयरनेस सिलेबस नहीं देंगे आपको, नाम दे देंगे बैंकिंग नॉलेज या फिर आरबीआई नॉलेज, ठीक है। तो आपका सिलेबस का पार्ट है आरबीआई सर्कुलर से एक फाइनेंशियल अवेयरनेस के अंदर में, तो उसके अकॉर्डिंग देखना है। लेकिन फाइनेंशियल न्यूज में जो ज्यादा चलता है ना, आरबीआई सर्कुलर जो न्यूज में चलेगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा बन जाता है, ठीक है। अब स्टैटिक बैंकिंग का वेटेज, अब स्टैटिक बैंकिंग का भी कोई लिमिटेशन तो नहीं है गाइस, लेकिन यहां पर भी कुछ टॉपिक्स चलता है। मैंने आपको क्या बताया दैट आप यहां से 3 से 4, 5 जो भी आपसे बनता है, टफ ज्यादा आएगा। 3 नंबर भी आप बना रहे हो यहाँ पर, इतना बना के निकल जाओ, पैनिक नहीं होना। ये स्ट्रैटेजी आपको दिमाग में रखना है कि यार नहीं बनेगा क्वेश्चन, ठीक है, और जब बनेगा तो मुझसे भी बनेगा, सबसे बन रहा है तो मुझसे भी बनेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने करंट फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ रखा है। सबसे बन रहा है तो मेरे से क्यों नहीं बनेगा, ऐसा अपने आप में खुद को समझाना है आप लोगों को। आरबीआई सर्कुलर का वेटेज 4-5 क्वेश्चन का रहता है, 3-4 क्वेश्चन भी आपसे बनते हैं तो वेल टू डू मार्क्स रहेंगे यहाँ पर भी। लेकिन सॉर्टेड रखना है कि डेट्स क्या है, लास्ट डेट्स क्या है, मिनिमम नेटवर्थ क्या है, जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है, फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर बात हो रही है उसको ध्यान में रखना है, स्टोरी नहीं समझना है, ठीक है, स्टोरीज नहीं समझना है। फिटर्स में ई का ही फुल फॉर्म पूछ लिया तो बता देना है, इस टाइप से बता रहा हूं मैं, है ना, क्योंकि आरबीआई सर्कुलर की न्यूज में चलेगा, उसी के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कोई लिमिटेशन नहीं है, क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है। एग्जामिनर के ऊपर है, एग्जामिनर ने आपको पूरा एज अ ट्रेंड चल रहा है कि आपको डिफिकल्ट दिया तो डिफिकल्ट नहीं बनेगा, ध्यान रखना। फिर आप कितना भी डेप्थ में पढ़ लो, वो कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट छूट ही जाएगा कि आप नहीं कवर कर पाओगे। तो ये माइंडसेट रखना है, इजी अप्रोच रखना है। अब स्टैटिक बैंकिंग में देखो कुछ वेटेज रहता है, जैसे कि पीएसएल जो अभी हम करने वाले, कल मॉर्निंग से स्टार्ट करेंगे और मैं एक बार 1 गो में रिवाइज करा दूंगा। बेसल रहता है, ठीक है। अभी अभी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी सीआईसी के बारे में भी डेटा पूछा जा सकता है ना। डीपीडी क्या होता है आपका, एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन एक आता है, ठीक है। अभी तक जो पैटर्न अपन देख रहे हैं ऐसे तो आपका जो अपडेट होगा फॉरेक्स बैंकिंग के अंदर भी, रिटेल बैंकिंग का अप्रोच ज्यादा रखना है ना। मेनली रिटेल बैंकिंग के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा बनता है डेप्थ में, कि ऑम्बुड्समैन का क्या है। जैसे एक क्वेश्चन डेप्थ में आ गया था कि डीआईसीजीसी किसके लिए कवर नहीं होता, कौन से बैंक के लिए कवर नहीं होता है, तो फिर आपने डीआईसीजीसी समझ के तो चले गए, कितना लिमिट होता है ये समझ के चले गए, बट उसमें कौन सा कवर नहीं होता तो अपना अंडरस्टैंडिंग बना नहीं। तो जो भी टॉपिक करेंगे हम अच्छे से कर लेंगे कि इनमें से प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पे फॉर श्योर क्वेश्चन आता है, बेसल के ऊपर भी एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है, सीआईसी या फिर अभी अपन एग्रीकल्चर की बात करें, स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करें, एनबीएफसी के बारे में बात करें, तो कुछ स्टैटिक के वे में क्वेश्चन बनता है वहां से, है ना। स्टैटिक के ऊपर क्वेश्चन बन ही जाता है वहां से भी। तो हम लोगों को यही दिमाग में रखना है दैट जैसे केसीसी के ऊपर कुछ सक्सेसिव रेट के बारे में आ गया था, तो हम लोगों को फिर ढंग से पढ़ना है। अब आरआरबी का एग्जाम है तो केसीसी वाला पार्ट अच्छे से पढ़ना है। अब केसीसी के अलावा आरआईडीएफ के बारे में पढ़ लेंगे हम लोग, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के बारे में अच्छे से पढ़ लो, कुछ सर्कुलर जो लेटेस्ट आया वो पढ़ लो। इंसॉल्वेंसी के बारे में कुछ क्वेश्चन आता है, रिकवरी लोन्स एंड एडवांसेस के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, एडवांसेस के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है ना, कौन कौन सा एप्लीकेबल है कौन सा नहीं है।
रिकवरी प्रोसेसेस के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर प्रायोरिटी रखना, पीएसएल पहले कर लेना है, फिर पूरा डिटेल में करना है, लेटेस्ट न्यूज भी पूरा करना है। तो ये मैं आपको कल से पीएसएल स्टार्ट कराऊंगा, तो एक दिन में ये कंप्लीट करेंगे, फिर बेसल कर लेंगे, फिर सैटरडे संडे आएगा तो स्टैटिक वन को मैं रिवाइज और गवर्नमेंट स्कीम में रिवाइज करा दूंगा। फिर आप उसके एमसीक्यूज लगाते रहो, जिस तरीके से मैं गाइड करते जाऊं वही करते जाना, वही गाइडेड रहेगा। खुद से अप्रोच बनाने में टाइम वेस्ट मत करना कि यार मैं 6 महीने का फाइनेंशियल अवेयरनेस कर लूं तो क्या एग्जाम निकल जाएगा क्या? आपसे एग्जाम कैसे निकलेगा ढंग से? मतलब एग्जाम तो निकल जाएगा, लेकिन अच्छा स्कोर क्यों नहीं होगा? आप स्टैटिक वेटेज नहीं कर पाओगे, गवर्नमेंट स्कीम जो स्टैटिक का पार्ट है वो नहीं कर पाओगे, आरबीआई सर्कुलर जो पुराने 6 महीने की बाउंड्री के बाहर जा रहे थे वो नहीं कर पाओगे, तो फिर कैसे होगा अच्छा स्कोर? तो यही लिमिटेशन आ जाता, फिर लगता है सर क्वेश्चन कहीं से देखने को मिला नहीं, क्योंकि आप पीओ क्लर्क का मटेरियल रिकमेंड मतलब रेफर करते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको स्टैटिक के कुछ पोर्शंस बताए। अब इसमें प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट अगर न्यूज में नहीं था तो उसको मिनिमम लिमिट आ गया था। अगर हम बात करें फॉरेक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन आ जाता है कि एनआरए बैंकिंग में क्या होगा, फॉरेक्स ट्रांजेक्शंस में क्या चीज होता है, एक्जिम बैंक के बारे में कुछ क्वेश्चन आ गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन डिफिकल्ट वाले भी आएंगे और इजी भी आएंगे। तो हमारा टारगेट क्या है? मैंने क्या बोला, 2 कैटेगरी में क्वेश्चन आता है, तो इजी मार्क्स हमको निकाल लेने, यही हमारा अप्रोच होना चाहिए। राइट, इजी मार्क्स हमको निकालना है, सब सब कैटेगरी में से इजी मार्क्स निकालना है, क्योंकि डेप्थ में जाने का कोई लिमिटेशन नहीं, ईगो पर नहीं लेना कि आप लोगों से कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया जैसे कि लोन्स एंड एडवांसेस या फॉरेक्स में कुछ ऐसा डेप्थ में क्वेश्चन आ गया तो फॉरेक्स ही फॉरेक्स करे जा रहे, एक नंबर के पीछे इतना नहीं कर सकते। एग्रीकल्चरल क्रॉप के ऊपर एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, राबी खरीफ या फिर कुछ भी, बी कीपिंग, हनी बी, इनके बारे में जो भी पार्ट आता है तो ये क्वेश्चन बनता है एग्रीकल्चर फार्मिंग से रिलेटेड। उसके डेटा के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट के ऊपर से क्वेश्चन आता है। जैसा एक क्वेश्चन आपको आया था कि कौन से यूनियन टेरिटरी में आरआरबी नहीं है, तो ये क्वेश्चन कहां से आता है? ये नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट से आया था क्वेश्चन आप लोगों का, क्योंकि वहां पे मेंशन रहता है कि अभी आरआरबी कितना काम कर रही है, कितनी आरआरबी से कहां पर नहीं है, कहां पे क्या है, तो वो डेटा से क्वेश्चन उठा के एग्जामिनर ने आपको दे दिया। फिर आपको लगता है यार कितना भी पढ़ लो कम रहता है, ठीक है, तो नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट भी करना है एग्रीकल्चर की अगर हम बात कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट स्कीम की बात करें तो देखो 2 क्राइटेरिया चलते, एक तो आपने कर लिया कि यार प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उसका समझना है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझे बिना मत करना, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ भी आ गया, जैसे कि आपको एनपीएस के बारे में क्वेश्चन आ गया था, फंड मैनेजर के बारे में, कौन कौन सी फंड मैनेजर है इसके, ठीक है, तो अब आपको लगेगा यार पूरा डेप्थ में आ गया, जो भी पढ़ रहे हो फिर ढंग से पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर भी हाईलाइटेड स्कीम्स है, जैसे पेंशन के बारे में कुछ स्कीम्स है वो पढ़ लो डिटेल में, बाकी डिटेल में नहीं करोगे समझ लोगे तो चलेगा, लेटेस्ट न्यूज में डेटा तो उसको पिकअप कर लो। गवर्नमेंट स्कीम्स में जैसे केसीसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, अभी तक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड भी बहुत स्कीम में चल रहा था, लेकिन अब वो थोड़ा सा आउट हो जाएगा फॉर श्योर, तो उसके बारे में क्वेश्चन आ रहा था। सुकन्या समृद्धि, जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड स्कीम से, इंश्योरेंस रिलेटेड स्कीम से, है ना, एमएसएमई रिलेटेड स्कीम से, क्रेडिट गारंटी का जो स्कीम है, इन सारी स्कीम्स को हम लोगों को प्रॉपर्ली कवर करते चलना है। तो कवर तो कर लोगे, आपको समझ में आता है, लेकिन ब्रेन में सेटल करना है। तो इसीलिए जो आपका कैप्सूल रेडी हो रहा है, जो हैंडी कैप्सूल रहेगा, जो आपको लास्ट वीक में फॉलो करना है, बस क्राइटेरिया सेट हो जाएगा, गवर्नमेंट स्कीम आज पढ़ना, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप शाम को जस्ट थोड़ा सा रिवाइज कर लेना उसी फ्लो में। फिर अगले दिन अपन ने फाइनेंशियल अवेयरनेस अगस्त कर लिया, फिर अपन ने संडे में 2 क्लास 3 क्लास कर लिया, जुलाई के बारे में डिस्कस कर लिया, 1 गो में आरबीआई सर्कुलर कर लिया, अभी जनवरी टू जून मैंने एक क्लास में ही करवाया था आपका, तो आरबीआई सर्कुलर्स का पूरा डेट ऑर्गेनाइज करवा लूंगा मैं पीडीएफ में आप लोगों के लिए, कि ताकि याद रखने में इजी रहे। ऑर्गेनाइज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम में, क्योंकि ब्रेन को इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं देना हमको कि अनऑर्गेनाइज डेटा दे दिया, थोड़ा यहाँ से पढ़ लेते, थोड़ा वहां से पढ़ लेते, थोड़ा आरबीआई सर्कुलर पढ़ लेते, तो क्वेश्चन 1-2 तुक्के में आ जाता है, नहीं आएगा तो फिर आपको फिर थोड़ा सा हर्ट होगा और एक अपॉर्चुनिटी वेस्ट होता हुआ दिखेगा। तो जिसने अभी एनरोल नहीं करा आप लोगों का भी बेनिफिट रहेगा, आप लोग एनरोल कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर अगेन आई एम टेलिंग स्क्रीन पर अवेलेबल है, कभी भी वीडियो को देख रहे हो व्हाट्सएप करके एनरोल कर सकते हो। अब गवर्नमेंट स्कीम का मैंने आपको वेटेज बता देता हूँ एक बार, कि गवर्नमेंट स्कीम से देखो यूनियन बजट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे डेटा पढ़ना पड़ेगा। अब यूनियन बजट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फाइनेंशियल्स के बारे में, और इंटरिम के बाद फुल बजट अभी आया है, जस्ट लेटेस्ट आया। अभी तक क्या होता है, फरवरी में आपका आता है यूनियन बजट, तो आपकी एग्जाम होती है सितंबर में, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कभी इंपैक्ट कम रहता है, कभी ज्यादा रहता है, बट इस बार आप लोगों का अभी लेटेस्ट आया है, तो 1-2 महीने में ये डेटा बहुत फ्रेश है, इसी के अकॉर्डिंग पूरा बिजनेस चलता है, इसी के अकॉर्डिंग पूरा फाइनेंशियल चलता है, आरबीआई चलता है। तो जो गवर्नमेंट स्कीम से अप्लाई करनी है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के ऊपर क्या काम करना है, ये सब एजेंडास कहीं ना कहीं कौन डिसाइड करवाता है? बजट। तो बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, बजट रिपोर्ट पढ़ना है तो बजट से भी 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। रिपोर्ट्स पार्ट हो गया, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट से 1-आध क्वेश्चन आ जाएगा, नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट से 2-1 क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट स्कीम्स में, ठीक है, तो आप लोगों का अप्रोच यही होना चाहिए कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैं आपको करवा कर दूंगा, इसलिए मैं आप लोगों को क्लब करके नहीं देता हूँ। आप बोलते हो ना बार बार कि सर
PDF एक साथ मर्ज करके दे दो, तो मैं मर्ज कर दूंगा। 500 पेज हो गया, आप कौन सा पेज पढ़ रहे हो, आपका खुद का दिमाग नहीं रहेगा उस पार्ट पे, तो वो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करके टीम से करवा रहा हूँ। टीम ऑब्वियसली इस पार्ट को एग्जीक्यूट कर ही रहे कि यार पेंशन रिलेटेड अभी न्यूज में चल रहा था यूपीएस को लेकर, तो इसके बारे में एनपीएस के बारे में भी आ सकता है, अटल पेंशन योजना के बारे में भी आ सकता है, और पेंशन रिलेटेड जो भी चीजें न्यूज में है उसके बारे में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम बात करें सेविंग्स के बारे में तो केवीपी भी आ सकता है, महिला सम्मान सर्टिफिकेट भी आ सकता है ना। तो ऐसे करके सेविंग से रिलेटेड जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सुकन्या समृद्धि विमेन के ऊपर जो स्कीम्स चल रहे हैं तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ना जरूरी है। अब गवर्नमेंट स्कीम में सभी का आप अगर ईयर ऑफ लॉन्च करोगे, डेट ऑफ लॉन्च करोगे तो अटक जाओगे, तो वो चीज आप छोड़ सकते हो। ईयर ऑफ लॉन्च कुछ कुछ का कर सकते हो, विश्वकर्मा स्कीम जैसे अब जो लेटेस्ट स्कीम्स है उनके बारे में कर सकते हो। ज्यादा आप अगर जनधन योजना ये सब थोड़ा याद कर लिया तो ठीक है, बाकी सब पर मत जाना, नहीं तो फिर आप कितनी 50 स्कीम का डेट ऑफ ईयर ऑफ लॉन्च कब याद करोगे, डेट ऑफ लॉन्च कब याद करोगे, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। क्वेश्चन आएगा भी तो एक आ जाएगा, सारे क्वेश्चन तो ऐसे नहीं पूछ लेगा सुकन्या समृद्धि का बता दो डेट ऑफ लॉन्च क्या था, जनधन योजना का डेट ऑफ लॉन्च क्या था, सबका तो ये नहीं पूछेगा। अगर उसने ये वैरायटी से क्वेश्चन पूछ लिया तो एक ही क्वेश्चन आएगा। अब आप अटकते हो कि यार हम न्यू जो डायरेक्टर से अपॉइंट हुए उनके बारे में लग जाए, अभी हम पेनल्टी के ऊपर लग जाए, जीडीपी के ऊपर लग जाए। जीडीपी पढ़ना जरूरी है, एक टेबल में सॉर्टेड करके पढ़ा दूंगा मैं, ज्यादा बड़ा डेटा नहीं है, 10 मिनट में आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, याद ही हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे ना लगे कि जीडीपी के पीछे लग गए तो जीडीपी के पीछे लग गए, अगर हम आरबीआई एनुअल रिपोर्ट के पीछे लग गए तो उसी के पीछे लग गए, हम अगर आरबीआई सर्कुलर्स के पीछे लगे हुए तो उसी के पीछे लगे हुए, या फाइनेंशियल न्यूज पढ़े जा रहे तो वही पढ़े जा रहे, ऐसा मत करना। थोड़ा सा ओपन ब्रेन होकर हम लोगों को प्रिपरेशन करना जरूरी है। हम अगेन टेलिंग, जिसने एनरोल नहीं करा आप एनरोल कर सकते हो व्हाट्सएप करके। कल मॉर्निंग में हम लोग डिस्कस करेंगे सेशन में इंटरनल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ठीक है। आप लोगों को जो 2023 का वैलिड सर्कुलर था जैसे कि पेमेंट एग्रीगेटर का, सीआईसी के बारे में, और एक दो सर्कुलर्स हमने देखे था पेनल्टी जो बैंक्स को लगता है, मतलब बैंक पे करता है प्रोसेस को टाइम पर फॉलो ना कर पाने की वजह से, जैसे लॉकर पर अगर कुछ डिले होता है या फिर फ्रॉड होता है, एटीएम्स के ऊपर अगर ट्रांजैक्शन का पैसा रिवर्स नहीं होता तो क्या कितना पेनल्टी पर डे का लगता है, अगर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी अपडेट नहीं करती तो कितना पेनल्टी लगता है, अगर आपने रिकवरी प्रोसेस में लैप्स करा तो क्या प्रोसेस कितना आपको पेनल्टी लग सकता है, या फिर अगर हम बात करें मॉर्गेज का डॉक्यूमेंट है और अगर वो डॉक्यूमेंट मिस हो गया, घूम गया है, कुछ भी हो गया बैंक की तरफ से, तो उसको अगर ना मिल पाता तो कितना पेनल्टी देना पड़ेगा, 30 डेज में डिलीवरी नहीं होता है तो ऐसे क्वेश्चंस भी आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये पीडीएफ में आपको आज प्रोवाइड करवा दूंगा, ये वाला नहीं जो हमने मॉर्निंग में डिस्कस करा था वो वाला पार्ट है ना। कल मॉर्निंग से हम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग और कोशिश करूंगा सेम डे पर आप लोगों को बेसल भी करा दूं, तो रात को ले लूंगा या सेशन या फिर कल ले लूंगा, ठीक है। तो दोनों में से एक सेशन आप लोगों का कवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग वीकेंड पर भी बीच में भी हर दिन कुछ कुछ एजेंडा बनाएंगे कि यार वन गो में वापस से गवर्नमेंट स्कीम उठा लेते, वन गो में आरबीआई सर्कुलर का डेट ऑर्गेनाइज कर लेते, वन गो में अगस्त का कर लेते, सितंबर का कर लेते, ताकि हम लोग अगर मिनिमम अप्रोच भी करें तो अगर इजी आता है फाइनेंशियल अवेयरनेस तो आपने 4-5 इजी क्वेश्चन उठा लिए, 3-4 आपने आरबीआई सर्कुलर्स उठा लिए। मैं आपको बोलता हूँ स्टैटिक में अगर आपने पीएसएल ये सब साथ में कर लिया लगकर तो यहाँ से भी आप 3-4 क्वेश्चन इजीली उठा सकते हो। गवर्नमेंट स्कीम्स अगर आप इजीली कर सकते हो, मैं आपको केवल एंड मोमेंट की चीज बता रहा हूँ कि कंसिडरिंग कि आपने पहले से कुछ नहीं पढ़ा, आपका भी कुछ नॉलेज रहेगा फॉर श्योर। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो तो भी मिनिमम नंबर हम उठा सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम से 3-4 नंबर हम स्कोर कर सकते हैं। यूनियन बजट रिपोर्ट 2-1 नंबर हम, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट यूनियन बजट से और इधर उधर से भी कर सकते बिना पैनिक हुए। तो 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नंबर तो हम बहुत इजीली आराम से अभी के टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर फ्रॉम माय साइड गाइस। और व्हाट आई एम टेलिंग इज कि आप लोग प्रिपरेशन को है ना लाइटली मत लेना। 10 दिन ये मत सोच लेना कि यार ये टाइम गया। आई एम हियर टू गाइड यू ऑलरेडी। मैं आप लोगों को चीजें बता रहा हूँ, आप लोगों ने बस ये करना है कि अप्रोच करना है कि सारे सेक्शन से मिनिमम नंबर लेकर आ जाए भाई। इसलिए ये मत सोचना कि क्वांट में लग गए तो क्वांट में लग गए, अरिथमेटिक करने लग गए, हम अगर पजल में लग गए तो पजल में ही लग रहे। मत करो, इजी मार्क्स निकाल लो, बस इजी मार्क्स निकालो, इजी टू डू टॉपिक्स कर लो। सर ऑलरेडी करा रहे हैं, जिसने नहीं करा एनरोल, जिसको लगता है कि सिस्टमैटिकली करना है तो आप लोग बैच में एनरोल कर सकते हो। बाकी ने कर रखा है तो आप लोग है ना एक मिनिमम अप्रोच माइंडसेट रखो, मिनिमम है ना। हम लोग रादर पैसेज पढ़े क्लास में, आपका जो इंग्लिश का टेस्ट सेक्शनल टेस्ट अपडेट हुआ है तो उनको लगा लो। आप लोग हिंदी का कुछ पैसेज पीडीएफ से लगा सकते हो, तो यार पैसेज लगाओ, रीडिंग कर लो, क्योंकि वो कमांड वहां पर नंबर देगा, 15 नंबर का पैसेज भी आएंगे। तो यार हम लोग सिस्टमैटिकली पढ़े, ऐसा रिजिड ना हो जाए फाइनेंशियल अवेयरनेस हम 40 में से 30 नंबर क्यों नहीं ला पा रहे। 30 नंबर नहीं आते हैं तो आप दूसरी जगह कॉम्प्रोमाइज कर लोगे। मैं आपको लिटरली बता सकता हूँ 30 प्लस का स्ट्रैटेजी भी, लेकिन 30 प्लस का अगर मैंने स्ट्रैटेजी बताया तो वो इजी टू डू नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप गिवन टाइम में कर पाओ। तो उसके लिए आपको दिन रात लगना पड़ेगा, दिन रात लगने से बेटर है, और प्रीवियस नॉलेज भी मैटर करता है।
तो दिन रात लगोगे उससे बढ़िया मिनिमम नंबर वाइसली ले लो, क्योंकि एक एवरेज कैंडिडेट जो फेल होंगे वो लोग ये अप्रोच नहीं लगाएंगे, वो लगेंगे आरबीआई सर्कुलर करने लगे तो ये कर रहे, आधा कर लिया, ये आधा कर लिया, तो यहाँ का भी क्वेश्चन नहीं बना, यहाँ का भी क्वेश्चन नहीं बना। फाइनेंशियल अवेयरनेस आधा कर लिया तो डेप्थ में कर रहे, तो डेप्थ में करे जा रहे, तो फिर एक महीने का ही हुआ, बाकी महीने से आ गया, फिर क्या करेंगे? तो इसलिए मैंने आपको एक अप्रोच, सॉलिड अप्रोच बताया है। आई होप इट हैज हेल्प्ड यू। और सेशन पसंद आया तो डू लाइक इट गाइस, थोड़ा सा हम लोगों को भी आइडिया लगता है कि आपको इस चीज का जरूरत है या नहीं। ऑलराइट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।